जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम अनुमोदित की गई है वो क्या है और उसके अंतर्गत पेंशन के कितने आयाम हैं और एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है और इनमें से कौन आपके लिए लाभदायक है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन देने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के तहत 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ होने वाला है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस को चुनते हैं या ओपीएस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इस स्कीम के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और जो यूनियन टेरिटरी के जो कर्मचारी हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इन सभी कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वह एनपीएस को छोड़कर यूपीएस को चुन सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस स्कीम के तहत पेंशन को कितने आयामों में विभाजित किया गया है। तो जो पेंशन स्कीम है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, रूल एंड पोजीशन बनने अभी बाकी हैं। तो इसलिए अभी क्या है, इसे 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है एश्योर्ड पेंशन और उसके बाद है फैमिली पेंशन और नंबर 3 पर है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो इनमें सबसे पहले आता है एश्योर्ड पेंशन। इस स्कीम के तहत जब आप अपनी 25 साल की सेवा कंप्लीट कर लेते हैं तो रिटायरमेंट से पहले जो 12 महीने होंगे उनका एवरेज बेसिक जो होगा और उस एवरेज बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रकार से सुनिश्चित पेंशन है। एनपीएस में सुनिश्चित नहीं थी कोई पेंशन, क्योंकि वो आपने जितना डिपॉजिट किया, सरकार ने जितना डिपॉजिट किया और मार्केट जो ग्रोथ है वो उस पर आधारित थी। ठीक है, अब आपको एक एश्योर्ड दिए एक सुनिश्चित पेंशन देने का सरकार द्वारा वादा किया गया है। ठीक है, ये एश्योर्ड पेंशन हो गई। इसके बाद आता है फैमिली पेंशन। तो इस फैमिली पेंशन के तहत किसी सरकारी कर्मचारी की यदि डेथ हो जाती है तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है तो उसी मंथ या लास्ट मंथ उसने जो पे ड्रॉ की है उसका 60% उसे पेंशन के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, ये फैमिली पेंशन हो गई। इसके बाद देख लेते हैं एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो इस पेंशन के तहत आप अपनी 10 साल की सेवा यदि पूर्ण कर लेते हैं तो आपको क्या है, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि वर्तमान में जो एनपीएस धारक हैं उनके द्वारा 10% और सरकार के द्वारा 14% कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो सरकार का पोर्शन है कंट्रीब्यूशन का उसे 14 से बढ़ाकर 18.5 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। तो एनपीएस आपको पता ही है कि जो 2004 से पहले के भर्ती हैं उनके लिए क्या है, ओपीएस लागू है। ठीक है, उनके लिए क्या है, ओपीएस है, और जो 2004 के बाद के भर्ती हैं उनके लिए एनपीएस लागू हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या जो यूपीएस है अभी सरकार ने जो अनुमोदित किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी रूल पोजीशन अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ है, रूल बने नहीं हैं, तो अभी ये अनुमोदित की गई है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें इसको यूपीएस को अनुमोदित किया गया है। ठीक है, अब हम इसमें देखने वाले हैं कि जो मेजर फैक्टर हैं एनपीएस को लेकर। ओपीएस के बारे में मैं आपको इसमें इंक्लूड करके चीज़ों को समझाऊंगा ताकि चीज़ें आपके समझ में आएँ, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें ओपीएस को भी शामिल करूंगा, एनपीएस को भी शामिल करूंगा और
यूपीएस को भी शामिल करूँगा। ठीक है, एनपीएस हो जाएगा, यूपीएस हो जाएगा और ओपीएस भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ फैक्टर करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि एनपीएस ऑब्लिक सीपीएफ। सीपीएफ ही बोलते हैं, जैसे जो ओल्ड पेंशन वाले होते हैं उनका जीपीएफ होता है, वैसे ही एनपीएस वालों का क्या होता है, सीपीएफ होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई यूपीएस चुनता है तो क्या वो पैसा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एनपीएस का मैंने डैश दिया है क्योंकि इसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं। अब इसमें क्योंकि यदि आप एनपीएस से यूपीएस में जाते हैं तो अभी जो आपका अमाउंट है वो क्लियर नहीं है कि वो पैसा उठ के एनपीएस वाला ओपीएस में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, कि कितना % आएगा, आपके द्वारा जो जमा किया है वो आएगा या सरकार के द्वारा जो जमा किया है वो आएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो मिनिमम पेंशन है, जो मिनिमम पेंशन है एनपीएस के अंतर्गत, आपको मैं बताना चाहूँगा मिनिमम पेंशन से रिलेटेड अगर वीडियो आप जानना चाहते हैं कि उसमें एनपीएस में मिनिमम पेंशन कैसे बनती है और कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, कहाँ कहाँ आपका पैसा डिवाइड है, तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मिनिमम पेंशन है, तो मिनिमम पेंशन क्या है इसमें एनपीएस में, अभी एनपीएस में क्या है वो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट, प्रीमेच्योर एग्जिट। ठीक है, एनपीएस में अगर कोई भी 10 साल 2 साल 5 साल करके जाता है तो उसको प्रीमेच्योर एग्जिट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई जिसके अकाउंट में 5 लाख हैं, ठीक है, तो वो उसको मान लिया वो पहले ही करके चल जाता है, मान लिया 2 साल में 4 साल में 5 साल में, अगर उसके अकाउंट में 5 लाख हैं तो क्या हो जाता है, वो उसको पूरा रिफंड हो जाता है, पूरा पैसा मिल जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 20% और 80% में। तो 80% की उसकी पेंशन बन जाती है और 20% जो पैसा होता है वो उसको मिल जाता है एनपीएस के तहत। तो इसमें मिनिमम पेंशन का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूपीएस में क्या दिया है, यूपीएस में दिया है 10,000 रुपये आपको कब मिलेंगे, जब आप 10 साल की सेवा कंप्लीट कर चुके होंगे। परंतु जो 10 साल से पहले ही जा रहे हैं सर्विस छोड़ के, ठीक है, जो रिज़ाइन दे के जा रहे हैं, उनके लिए कोई अभी प्रावधान नहीं किया गया है, रूल पोजीशन नहीं बने हैं, तो वो चीज़ें अभी यूपीएस में क्लियर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं पार्शियल विड्रॉल। अब पार्शियल विड्रॉल का क्या है एनपीएस में, कि आप सर्विस के दौरान 3 बार निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 बार आप सर्विस के दौरान निकाल सकते हैं जो आपने जमा किया है। ठीक है, जो इंडिविजुअल का डिपॉजिट है, ठीक है, जो इंडिविजुअल का डिपॉजिट है वही उसका ही आप क्या है 25% 3 बार निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पार्शियल विड्रॉल हो गया। जबकि उसमें क्या होता है, ओपीएस में क्या होता है, ओपीएस में होता है जीपीएफ। तो जीपीएफ तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 साल में, मतलब 6 महीने में, 1 साल में, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं जो आपका टोटल जमा है। परंतु यहाँ पे क्या है, सरकार भी, गवर्नमेंट भी जमा कर रही है और क्या है, आप इंडिविजुअल भी जमा कर रहा है। तो इंडिविजुअल अभी क्या है, कितना जमा कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है 10% और सरकार कितना गवर्नमेंट कर रही है 14% और इंडिविजुअल कितना कर रहा है 10% जमा कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिवाइडेशन हुआ है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप 25% कैसे निकाल सकते हैं सेवा के दौरान, तो उसका वीडियो भी मैंने क्या है, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब यूपीएस में क्या है, पार्शियल विड्रॉल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, केवल अप्रूवल किया गया है कि पार्शियल विड्रॉल होगा नहीं होगा, कितना कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ओपीएस पार्शियल विड्रॉल आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कंपनसेशन पेंशन, कंपनसेशन पेंशन क्या होती है। ओपीएस में हम बात करें तो जो ओपीएस में अगर हम बात, कंपनसेशन क्या होती है, यदि किसी पद को सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो इंडिविजुअल के पास क्या होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सर्विस चुनता है या फिर वो क्या होता है, कंपनसेशन पेंशन चुनता है। ठीक है, तो यदि वो कंपनसेशन पेंशन चुनता है तो उसे क्या है, कंपनसेशन पेंशन दी जाती है, क्योंकि वो पद तो समाप्त हो चुका है। जो पद क्या नाम है, सरकार ने अबोलिश किया है, ख़त्म किया है, तो वो क्या होगा, उसकी जगह पे उस इंडिविजुअल के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कोई अन्य मतलब जो पद है वो ग्रहण कर ले या कंपनसेशन पेंशन ले ले।
अब इसमें क्या है, एनपीएस में वो चीज़ें क्लियर हैं। क्लियर इसलिए हैं क्योंकि उसमें मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, ताकि आपको आगे चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक तो डेथ, एक हो गया क्या है इनवैलिडेशन, ये अगर हैं, ठीक है, अगर इनवैलिडेशन है या क्या नाम है डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एनपीएस में ये क्या उठ के क्या चले जाते हैं, ओपीएस में चले जाते हैं। ये किस में चले जाते हैं, ओपीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओपीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परंतु यूपीएस में अभी ऐसा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर कोई इस केस में है तो वो ओपीएस में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो अन्य किसी केस में है, जैसे अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी है, तो वो क्या होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और अन्य जो पेंशन के जो अदर आयाम हैं, अन्य जो मतलब पेंशन से रिलेटेड हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्री मैच्योर एग्जिट। ठीक है, प्री मैच्योर एग्जिट में क्या होता है, 20% तो आपको मिल जाता है और 80% की क्या होती है, आपको पेंशन बन जाती है। ठीक है, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या मिल जाती है, 5 लाख से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 20% आपको मिल जाएगा और 80% की पेंशन बन जाती है। तो इसमें क्या है, यदि आप कंपेंसेशन पेंशन है, सुपरनेशन अगर आपका नहीं है, ठीक है, सुपरनेशन नहीं है तो आपको क्या होता है, तो आपको कंपेंसेशन पेंशन मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सर्विस देखी जाती है, उसके हिसाब से वो डील किया जाता है। सुपरनेशन में क्या होता है, सुपरनेशन में होता है कि 40 और 60 का रेशो होता है। ठीक है, 40 आपको मिल जाता है और 60 की आपको पेंशन बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें क्लियर हैं। बस आप सुपरनेशन छोड़ दीजिए और डेथ छोड़ दीजिए और इनवैलिडेशन पेंशन छोड़ दीजिए, और बाकी के केस में वो कहलाएंगे क्या है, प्री मैच्योर एग्जिट। उसको प्री मैच्योर एग्जिट बोलते हैं एनपीएस में। तो उसी के हिसाब से जो उनकी सर्विस होती है, उसके हिसाब से जो सर्विस होती है कि उसने डिपॉजिट कितना किया है और जो मार्केट रिटर्न कितना है, ठीक है, मार्केट रिटर्न कितना है, तो उसके हिसाब से फिर उसकी प्री मैच्योर एग्जिट के अनुसार वो उसकी पेंशन बन जाती है। पर यूपीएस में अभी कंपेंसेशन पेंशन का भी क्लियर नहीं है कि बीच में ही कोई छोड़ के जाता है या 10 साल के बाद छोड़ के जाता है, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं। 10 साल से पहले का भी क्लियर नहीं है ना। 10 साल के बाद जाता है तो उसकी 10,000 रुपये पेंशन है, पर हम 15 मान लिया कोई 15 में जाता है, 20 में जाता है, तो उसका डिपॉजिट कैसे होगा, कितना उसका मतलब उसकी पेंशन का कैलकुलेशन अभी क्लियर नहीं है। अब इनवैलिडेशन पेंशन में देखिए, अगर कोई मान लीजिए बीमारी के कारण अगर कोई किसी को इनवैलिडेट आउट किया जाता है, मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है, तो एनपीएस में क्या होता है आज के टाइम पे, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में काउंट हो जाता है, उसको ओल्ड पेंशन मिल जाती है। ठीक है, परंतु यूपीएस में ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि वो अगर मान लिया मेडिकल बोर्ड आउट होता है तो ओपीएस में जाएगा या एनपीएस में जाएगा। ठीक है ना, तो उसको ओपीएस में जाएगा या एनपीएस में जाएगा, वो चीज़ें क्लियर नहीं है। अब क्या है कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होता है, कंपलसरी रिटायरमेंट में क्या होता है, यदि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा पेनल्टी दी जाती है, तो आपको क्या है एक पेनल्टी के रूप में कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाती है और उसके आधार पे क्या होता है आपको पेंशन दी जाती है। तो ये ओपीएस में है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से एनपीएस में क्या है, आपकी सर्विस देखी जाएगी, आपने डिपॉजिट कितने किए हैं और मार्केट टोटल आपका डिपॉजिट कितना है, मार्केट रिटर्न से आपको टोटल कितना आपके अकाउंट में शो कर रहा है, उसी के हिसाब से आपकी पेंशन बनती है। जैसे मैंने प्री मैच्योर, क्योंकि प्री मैच्योर एग्जिट है, ठीक है, आपको पेनल्टी दी जा रही है, तो इसका मतलब मान लिया आपको 20 साल में, 10 साल में या 15 साल में, ये बस एनपीएस में आपको इतना ध्यान रखना है, ये डिपेंड करेगा आपके डिपॉजिट पर। ठीक है, आपका डिपॉजिट, सरकार का डिपॉजिट, और फिर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। इन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, कि पेंशन आपको किस प्रकार मिलती है, कैसे आपका कितना कैलकुलेशन होता है, सब मैंने क्लियर कर रखा है। उसका जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के नाम से। तो एनपीएस का क्लियर है। अब इसमें ओपीएस में अभी क्लियर नहीं है कि बीच में कोई 17 साल करके जाता है, 18 साल, या जिसको पेनल्टी के रूप में कंपलसरी रिटायरमेंट भेज रहे हैं, तो यूपीएस में अभी चीज़ें सामने नहीं आई हैं और हो सकता है फ्यूचर में आ जाएं।
अब देख लेते हैं कि जो सुप्रानेशन है वो क्या है। सुप्रानेशन जो अगर आप 60 वर्ष की आयु में सेवा से कार्यमुक्त होते हैं तो आपको क्या है, सुप्रानेशन पेंशन मिलती है। तो सुप्रानेशन पेंशन में क्या होता है कि आपने, मान लीजिए आप अगर एनपीएस धारक हैं तो आपने जो जमा किया है, टोटल डिपॉजिट जितने किए हैं और गवर्नमेंट ने जितने किए हैं और विद मार्केट रिटर्न कितना आपको मिला है, तो उसी के हिसाब से, जैसे आपने 100 रुपये जमा किए तो 40 आपको इन हैंड दे देंगे और 60 की क्या कर देंगे, आपकी पेंशन बना देते हैं। ठीक है, तो एनपीएस में ऐसा है। और यूपीएस में अब ये इन्होंने चीज़ें सामने लेके आए हैं कि वो एक आपको बेसिक का 50% देंगे। कब देंगे? जब आपकी 25 साल सेवा पूर्ण हो जाएगी, है ना। सुप्रानेशन पर अगर 25 साल सेवा पूर्ण हो रही है तो आपको क्या है, सुप्रानेशन पेंशन देंगे। तो उसमें क्या है, ये मेजर फैक्ट क्या है, मान लीजिए यदि कोई 2009 का भर्ती है, ठीक है, और वो उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 1987, ठीक है, तो 1987 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 2009 का भर्ती है। अब इसके बाद क्या है, उसको जो 25 साल पूरे हो रहे हैं, कब, 2034 में हो रहे हैं, ठीक है। तो 2034 में उसकी क्या नाम है, 25 साल पूरे हो रहे हैं, पर उसको जो पेंशन मिलेगी वो कब मिलेगी, 2047 में, 2047 में, क्योंकि जो उसकी एज होगी कब होगी, 60 साल। उसकी एज जब 60 साल होगी वो कब होगी, सुप्रानेशन की 60 साल होगी ना, क्योंकि 87 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जब 60 साल का एज होगी तब उसकी क्या है, पेंशन उसे मिलेगी। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, जो कि सरकार द्वारा अभी की जा सकती हैं। अभी रूल पोजीशन बनने बाकी हैं, तो हो सकता है ये सब चीज़ें सामने आ जाएं आपके सामने और सरकार आपके पक्ष में अच्छा निर्णय ले ले। आप देख लेते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट, आपको पता है स्वेच्छा सेवानिवृत्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ओपीएस में क्या होता है कि जब 20 साल की आप सेवा कर लेते हैं, 20 ईयर्स की सेवा कर लेते हैं, तो आपको क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक टाइप से आप ले सकते हैं और उसके बाद क्या होती है, आपकी ओल्ड पेंशन बन जाती है। पर एनपीएस में क्या है, जितना आप जमा कर रहे हैं और सरकार जमा कर रहे हैं और विद इन जो मार्केट रिटर्न है आपका, उसके हिसाब से फिर क्या होता है, आपका टोटल कैलकुलेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी जो है पेंशन बनती है। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट का भी इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि 25 साल देखो, या तो आप सुप्रानेशन को ले सकते हो या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट इन्होंने क्या रखा है, अभी इसके बारे में चीज़ें फैक्ट क्लियर नहीं किए हैं। हो सकता है फ्यूचर में अभी क्लियर कर दें कि जो, क्योंकि ये मेजर फैक्ट होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जवान है वो 18 साल में भर्ती हो गया, तो ये तो संभव नहीं है कि वो 25 साल में ही सुप्रानेशन चला जाएगा। तो ये, क्योंकि ये उन सेवाओं के लिए अच्छा है जो लेट भर्ती होते हैं ना, उन कैंडिडेट के लिए अच्छा है जो लेट एज में लेट भर्ती होते हैं, जैसे रेलवे में हो गया और अदर जो सर्विसेज हैं। पर ये मेरे हिसाब से क्या है, जो पैरामिलिट्री जवान हैं उनके लिए थोड़ा सा वीक, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं रिटायरिंग पेंशन। तो इसमें क्या है एनपीएस में कि आपने जितना जमा किया, गवर्नमेंट ने, आपने कितना जमा किया और गवर्नमेंट ने कितना जमा किया, और फिर मार्केट रिटर्न कितना है, तो उसी के हिसाब से क्या है आपकी एज, आपकी जो आपने जो जमा किया है उसी के हिसाब से क्या है आपकी लास्ट में पेंशन बनती है, ठीक है। एक ही वीडियो है, आप उसी वीडियो में चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उससे चीज़ें सब आपकी क्लियर हो जाएंगी कि उसमें एनपीएस में पेंशन कैसे बनती है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा वीडियो, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, तो वो आप बिल्कुल देख सकते हैं उस वीडियो को, ताकि चीज़ें आप कनेक्ट कर सको और चीज़ों को समझ सको कि ओपीएस अच्छा है या एनपीएस अच्छा है या यूपीएस अच्छा है। तभी आप चीज़ें एकदम डिसीजन ना लें कि मैं तुरंत यूपीएस में चला जाऊं। तो यूपीएस क्या है, आप वन टाइम सेवा के दौरान वन टाइम, अभी तो वन टाइम ही बोला गया है कि आपको एक बार चांस मिलेगा एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए, ठीक है। अभी क्या है, रिटायरिंग पेंशन्स का अभी क्या है, चीज़ें क्लियर नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन, जो कर्मचारी सेवा के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं सेवा करते करते कार्य में,
या जैसे जो पैरामिलिट्री जवान हैं LRP में, SRP में या और अन्य जो ड्यूटियाँ होती हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन निर्धारित की गई है जिन पॉइंट्स को लेके, तो उन्हें क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलती है। ये ध्यान रखें कि ये केवल सेवा के दौरान यदि उनकी डेथ होती है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलती है, और फैमिली पेंशन में वो कभी भी डेथ हो जाती है परंतु वो सेवा में होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या होता है ये ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो स्कीम की थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रखी है, इसे आप ठीक कर लीजिए। तो स्कीम की ये स्पेलिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है यूपीएस में अभी चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं। अभी क्लियर होंगी कि सेवा के दौरान अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसे क्या होगा, उसे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बाद आ जाता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, तो उसे क्या है एनपीएस कर्मचारी है तो उसे क्या मिलता है, उसे ओपीएस में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसे क्या होता है ओपीएस में कंसीडर किया जाता है, न कि एनपीएस में। अब फिर या इसमें क्या है फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग अभी यूपीएस में क्या है अभी चीज़ें क्लियर नहीं है ना। अभी चीज़ें क्या है क्लियर होनी बाकी हैं, जैसे जैसे रूल बनेंगे और चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब इसके बाद देख लेते हैं ग्रेजुटी में क्या है, एनपीएस में भी ये क्लियर है मिलेगी, और ये थोड़ा सा गलत हो गया नोट नहीं आएगा, यहाँ पे क्लियर है यूपीएस में भी आपको ग्रेजुटी मिलेगी। CGEGIS क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो इसमें एनपीएस में अभी क्लियर है कि ये चीज़ मिलेंगी आपको, पर यहाँ पे अभी चीज़ें क्या है निकल कर सामने नहीं आई है कि इसके अंतर्गत आपको शामिल किया जाएगा या नहीं। अब लीव इनकेसमेंट है, जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो कि जितने भी आपके खाते में जो लीव जमा होती हैं, अर्न लीव जमा होती हैं पूरी सेवा के दौरान, उसका पैसा आपको क्या है मिलता है। ठीक है, और पर अभी यहाँ पे इसमें यूपीएस में अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे क्या है, वो चीज़ें क्लियर होने बाकी हैं। अब कम्यूटेशन पेंशन की अपनी अब अगर आप अपनी पेंशन को कम्यूट करवाना चाहते हैं तो क्या है इसमें क्या है आपको क्लियर है एनपीएस में कम्यूट करवा सकते हैं आप। अगर फॉर्म देखेंगे प्रीमेच्योर एग्जिट का, सुपरानेशन और इनमें सब में दिया हुआ है कि आप अपनी कम्यूटेशन पेंशन करवा सकते हैं, कम्यूट करवा सकते हैं अपनी पेंशन को, पर यहाँ पे अभी चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं। ठीक है, CGEGIS के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और टीए ऑन रिटायरमेंट, अब टीए ऑन रिटायरमेंट ये देखिए एनपीएस में क्या है आपको मिलता है, और यहाँ पे अभी चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं कि क्या क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी जो है आयुष्मान और CGHS के तहत आपको क्या है मेडिकल फैसिलिटी अभी दी जा रही है ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनपीएस में यूपीएस में अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। CA और हॉस्टल सब्सिडी आपको अभी भी जो रिटायरमेंट हो जा रहे हैं जिनके बच्चे जो एज निर्धारित की है उसके अनुसार अभी कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनको CA दे होता है। फैमिली पेंशन में जिनके बच्चे मान लीजिए कोई फैमिली पेंशन ले रहा है, जिनका कोई कर्मचारी एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गया है, तो उनके बच्चों को क्या है CA लेते हैं जब तक वो जो डेट निर्धारित की गई है ना, +2 या जितनी क्लास निर्धारित की गई है उसके बारे में वो आपको क्या है CA और हॉस्टल सब्सिडी का पैसा मिलता है। हॉस्टल सब्सिडी और CA के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो भी मैंने इसमें क्या है दिया है। ठीक है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसके बाद क्या है यूपीएस अभी क्या है क्लियर नहीं है कि हॉस्टल सब्सिडी का और इनका पैसा आपको चीज़ें मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, तो ये चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी हैं। तो सब चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं अभी, चीज़ों को यूपीएस को भी अनुमोदित किया है, तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आने वाली हैं, क्योंकि जो यूपीएस स्कीम है वो क्या कब होंगी 1 अप्रैल 2025 से ये क्या है लागू होगी। तो तब तक क्या होगे रूल्स हैं वो बनने वाले हैं। धीरे धीरे सरकार रूल बनाएगी, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी तो अमेंडमेंट भी करेगी। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारियों की मांग है उनको सुनती है, धीरे धीरे उन चीज़ों को फिर क्लियर किया जाएगा, और जहाँ जहाँ अप्रूवल की जहाँ आवश्यकता है उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो इस प्रकार एनपीएस
और यूपीएस में अंतर मैंने बता दिया है। जो पेंशन के टोटल 8 आयाम हैं उनको भी मैंने शामिल किया है। ग्रेजुइटी जो जो आपको मिलता है ऑन रिटायरमेंट उनको भी मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी हैं। तो धीरे धीरे आपके चीज़ें सामने आएंगी और सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, प्रीमेच्योर एग्जिट, बस इतना ध्यान रखें कि एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि ये प्रीमेच्योर एग्जिट और इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। चीज़ें आपको जब समझ में आएंगी तभी आप चीज़ें देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम डेथ को छोड़ दें, मेडिकल बोर्ड आउट को छोड़ दें और किसको छोड़ दें, सुप्रानेशन को छोड़ दें। ठीक है, तो अदर जो केस हो गए ये तो क्या है, इसका भी अलग फॉर्म होता है एनपीएस में। इनका भी क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं अब डेथ वाले, इनको क्या है ओपीएस में कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जो अदर बच के वो प्री मैच्योर एग्जिट में काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सर्विस हो उसके अनुसार क्या है, आपको सर्विस डिपॉजिट और मार्केट रेट जो आपका गवर्नमेंट ने जमा किया, आपने जमा किया है, उन सभी को मिला के आपको क्या है पेंशन बनती है एनपीएस में। इन तीनों को छोड़ के बाकी आप क्या है प्रीमेच्योर एग्जिट में काउंट होते हैं, परंतु यूपीएस में अभी चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो और भी मैंने जो वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक उनका, तो चीज़ें आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने जितनी कोशिश हुई मैंने आपको बताने की कोशिश की है, चीज़ों को एक जगह लाने की कोशिश की है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें। और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, जो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसे लाइक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसमें भी कमेंट भेज सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि मैं उस पर भी चीज़ें क्लियर कर सकूं और चीज़ें आपके समझ में आ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।